आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजराइल की नई शर्त से गजा मुआहदे में ताखीर। मोहम्मद सिनवार अपने भाई याह्या सिनवार से भी सख्त इजराइल। दिल्ली की मस्जिद के कई इमाम केजरीवाल के घर पहुंचे। वक्फ बोर्ड के इमामों ने 17 महीनों से बकाया सैलरी का मुद्दा उठाया। अजमेर में ख्वाजा के उर्स से पहले बड़ा एक्शन। दरगाह के पास चला बुलडोजर, मचा हड़कंप। वीरेंद्र सचदेवा ने आप और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दिल्ली को कांग्रेस और आप हुकूमत दोनों ने लूटा है। संभल में अब मिला मृत्यु कूप। इंतजामिया ने शुरू कराई खुदाई। कांग्रेस को लेकर आप लीडरों में शदीद नाराजगी। आपका कहना है बीजेपी के साथ मिली हुई है कांग्रेस। दिल्ली में ओवैसी की एंट्री से आप में खलबली। दिल्ली दंगों पर केजरीवाल की पोल खोलेगा AIMIM। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स। उद्धव ठाकरे ने अजमेर शरीफ दरगाह पर भेजी चादर। इंदौर में क्रिसमस पर सेंटा क्लॉज की ड्रेस उतरवाई। डिलीवरी बॉय से बदसलूकी, वीडियो आया सामने। यमन के इजराइल पर हमले जारी हैं, लेकिन इसी बीच इजराइल ने एक बार फिर गजा पर बड़ा हमला किया है। वहीं गजा में जंगबंदी के मुआहिदे में अब इस वजह से भी ताखिर हो सकती है कि फिलिस्तीन के मज़ाहमती ग्रुप हमास ने इजराइल पर इल्जाम आयद किया है कि इजराइल की नई शर्त की वजह से और उसकी जारी कार्रवाइयों की वजह से गजा मुआहिदे में ताखिर हो रही है। हालांकि हमास ने ये भी कहा है कि कतर और मिस्र की सालसी की वजह से मुज़ाकरात की तरफ संजीदगी से आगे बढ़ रहे हैं। इधर इजराइल और हमास में जंगबंदी के मुआहिदे पर तबादला ख्याल हो रहा है, तो उधर इजरायली मीडिया ने एक बड़ा खुलासा करते हुए अपनी हार मानने का इजहार भी किया है। इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि गजा में हमास के सरबराह मोहम्मद सिनवार अपने मरहूम भाई याह्या सिनवार से भी ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, जिसकी वजह से मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो पा रही है। इजरायली हुकूमत ने यह भी कहा है कि जिंदा इजरायली यरगमालियों की फहरिस्त इजराइल के हवाले करना एक बुनियादी शर्त है, जिसके बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। इसके अलावा इजराइल ने यह भी शर्त रखी है कि वो जंगबंदी का मुआहिदा होने के बाद गजा की सिक्योरिटी को भी अपने कब्जे में रखेंगे। दूसरी तरफ हमास ने भी अभी तक जिंदा तमाम यरगमालियों के नामों की फहरिस्त हवाले करने से इनकार किया है, लेकिन इजरायली अखबार के मुताबिक दोनों फरीक़ैन के मौक़िफ़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर कोई मुआहिदा अमल में आता है तो जंगबंदी शुरू होने के लम्हे से ही दोनों तरफ से कैदियों की रिहाई फ़ौरन शुरू हो जाएगी। इजराइल का हालिया हमला भी इस मुआहिदे में हो रही ताख़ीर का सबब बन रहा है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक इजराइल ने शुमाली गजा में अपने बॉम्बिंग कैंपन को जारी रखते हुए कई मासूम बच्चों को निशाना बनाया है और शेल्टर में पनाह ले रहे बेघर लोगों को भी नहीं बख्शा है। इतना ही नहीं बल्कि गजा में मौजूद सहाफ़ियों को निशाना बनाने में भी इजराइल ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। गजा के अल अब्दा अस्पताल के बाहर खिदमत अंजाम दे रहे 5 फ़िलिस्तीनी सहाफ़ियों को भी इजराइल ने शहीद कर दिया है। दूसरी तरफ यमन ने एक बार फिर इजराइल में ड्रोन हमला किया है और इस बार उसने इजराइल के तिजारती जोन को निशाना बनाया है। यमनी अफवाज का कहना है कि इस बार उसने इजराइल के अस्कलान के इलाके में एक स्ट्रेटेजिक इलाके को निशाना बनाते हुए एक ड्रोन हमला किया है। फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याह्या सारी ने बताया कि ऑपरेशन ने अपना हदफ कामयाबी से हासिल किया है। याद रहे कि यमन कई दिनों से इजराइल में हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। इजराइल के खिलाफ यमन के फ़लस्तीनियों की हिमायत में हमले इजराइल के दर्द सर साबित हो रहे हैं। हाल ही के दिनों में इस तरह के हमलों में और तेज़ी दिखाई दे रही है, जो धीरे धीरे इजराइल को उसकी राह पर गामजन कर रही है। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लाखों लोग अजमेर में इस वक्त उर्स को देखने और जियारत करने पहुंचते हैं और भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ ज़मीन पर चलने तक को जगह नहीं बचती है। ऐसे में अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स से पहले दरगाह इलाके में नगर निगम ने गैर कानूनी तरीके से की गई तामीरात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरगाह के अंदर कोट, 2.5 दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट सहित सभी इलाकों में कॉरपोरेशन का पीला पंजा चला है, यानी कि बुलडोजर चला है। इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ दरगाह थाना पुलिस और बड़ी तादाद में लाइन का जाब्ता भी मौजूद रहा। ये कार्रवाई नालियों और सड़कों पर हुई गैर कानूनी तामीर को हटाने के लिए की जा रही है। कॉरपोरेशन अफसरान के मुताबिक अवामी मकामात पर
तजावुजात की जगह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कार्रवाई के दौरान कई दुकानदार और मकामी लोगों ने इसका एहतजाज किया। एहतजाज बढ़ने पर पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हो गई। हालात को काबू में रखने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बताया कि ये कार्रवाई उर्स से पहले इलाके को हमवार और मुनज़्ज़म बनाने के लिए की जा रही है। पुलिस ने तमाम दुकानदारों को समझाया कि तजावुजात हटाने के बाद ट्रैफिक और पैदल चलने वालों को राहत मिलेगी और लोग दुकानों तक ठीक से पहुंच पाएंगे। पुलिस ने दुकानदारों को कहा कि आपकी दुकानें तभी चलेंगी जब लोग महफूज होंगे। दिल्ली की मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिनों की बकाया सैलरी का मामला फिर गर्मा गया है। वक्फ बोर्ड के इमाम और मुअज्जिन अचानक साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए। बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इमामों का कहना है कि वो केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन उन्हें इसका वक्त नहीं दिया गया। इमामों का इल्जाम है कि पिछले 17 महीनों से उनकी सैलरी रुकी हुई है। मुस्लिम मजहब गुरु और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सदर मौलाना साजिद रशीदी की क़यादत में कई इमाम केजरीवाल के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पिछले 17 महीनों से करीब 250 इमाम और मुअज्जिनों को सैलरी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वो इस मामले में सीएम आतिशी और LGV सक्सेना से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा उन सभी लोगों को दिलासा दिया है, लेकिन अभी तक उनकी तनख्वाह नहीं दी है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि वो सियासत करने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, वे अपना हक मांगने आए हैं। हालांकि केजरीवाल की तरफ से उन्हें शनिवार शाम 5 बजे मिलने का वक्त दिया गया है। मौलाना साजिद रशीदी ने बताया कि केजरीवाल की टीम ने उन्हें परसों मुलाकात के लिए बुलाया है। दिल्ली के बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि कांग्रेस और आप हुकूमत दिल्ली में लगी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और वजीर आला आतिशी असेंबली इंतखाबात में अपनी हार को देखते हुए ख्याली मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। आगे और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली को सौभाग्य मिला है 2-2 उंगलियों की सेवा का। दिल्ली में 15 साल पहले कांग्रेस ने दिल्ली को लूटने का काम किया और अब 12 साल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को घुमा रहे थे। उस समय तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन करता है। हिम्मत है, बीजेपी तो 27 सालों से आप दोनों के खिलाफ लड़ रही है और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के संभल में 46 साल से बंद मिले शिव मंदिर के बाद मजहबी अहमियत के हामिल मकामात की खोज के लिए खुदाई का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर के बाद मिली बिलारी की रानी की बावड़ी में भी बीते 5 दिनों से खुदाई का काम चल रहा है। इस बीच सरथल चौकी के पास एक पुराना कूप मिल गया है। मकामी लोगों का कहना है कि इस कूप को मृत्यु कूप के नाम से जाना जाता है। इसके पानी से नहाने के बाद मोक्ष से निजात होने की मान्यता थी। संभल में सरथल चौकी के पास ये पुराना कूप मिला है, जो कि शाही जामा मस्जिद से महज 150 मीटर की दूरी पर है। नगर पालिका की टीम ने जामा मस्जिद से इस पुराने मृत्यु कूप की खुदाई शुरू कर दी है। लोगों ने दावा किया है कि कदीम कूप के पास ही महामृत्युंजय तीर्थ भी वाजे हैं। उनका कहना है कि दूसरी बिरादरी के लोग इस तीर्थ की जमीन पर मालिकाना हक जता रहे हैं। इस कूप की अहमियत बताते हुए लोगों ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि इस कूप के पानी में नहाने से निजात मिल जाती है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मी तेज है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान जारी जुबानी जंग में कांग्रेस का रुख भी जारीहाना है। इस वजह से आप लीडरों में कांग्रेस के लिए भी शदीद नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल दोनों ही पार्टी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली में अलग अलग इलेक्शन लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने आज फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम आतिशी और संजय सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते हैं। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा
भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं, और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? एआईएमआईएम सरबराह और हैदराबाद से लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने करीब 2.5 दहाई पहले हैदराबाद से ही अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। आज वो पूरे देश में मुस्लिम लीडर के तौर पर उभरे हैं। वो दिल्ली में मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के दिल्ली रियासती चीफ ने दिल्ली दंगों के मुलजमान के घर वालों से मुलाकात की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली सदर शोएब जमाई ने हाल ही में तिहाड़ जेल में बंद 2020 के दिल्ली दंगों के मुलजिम शाहरुख पठान के खानदान से मुलाकात की है। एक्स पर बात करते हुए एआईएमआईएम के दिल्ली सदर शोएब जमाई ने कहा है कि पार्टी ने पठान की हालत और संभावित कानूनी सहायता पर चर्चा की है। इस मुलाकात के बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। लोकसभा एमपी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दिल्ली दंगों के मुलजिम और आप के साबिक लीडर ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद दिल्ली की सियासत पहले से ही बढ़ी हुई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगों के मुलजिम शाहरुख पठान को भी सीलमपुर असेंबली सीट से उम्मीदवार बनाएगी। इन सारे सवालों का जवाब देते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली चीफ डॉक्टर शोएब जमाई ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे मकामी तंजीम ने हमसे इस बात पर सोचने के लिए कहा है कि क्या हम शाहरुख पठान को उम्मीदवार बना सकते हैं। हमने अभी तक इस बात पर चर्चा नहीं की है। हाईकमान इस बात पर बातचीत करेगा और हम देखेंगे कि उनका खानदान क्या कहता है और सीलमपुर के लोगों का क्या मूड है। अजमेर दरगाह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जल्द शुरू होने वाला है। इससे पहले शिवसेना यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे ने दरगाह के लिए चादर रवाना की है। अजमेर शरीफ दरगाह के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स जल्द शुरू होने वाला है। वहीं इससे पहले महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला और शिवसेना यूबीटी सरबराह उद्धव ठाकरे ने 24 दिसंबर को चादर पेश की है। ये चादर खादिम सैयद जिशान चिश्ती को सौंपी गई है। बताते चले कि उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री से अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के 813वें उर्स के मौके पर चादर चढ़ाने के लिए भेजी गई है। इस मौके पर शिवसेना यूबीटी के लीडर विनायक राउत, शिवसेना डिप्टी लीडर नितिन, मुजफ्फर, कमलेश, नोमान और उपशाखा प्रमुख गणेश माने भी मौजूद रहे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने ये चादर ऐसे वक्त पर भेजी है जब अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर होने के दावे को लेकर मामला कोर्ट में है। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में क्रिसमस के दिन का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो ने सामाजिक और मजहबी जज्बातों पर बहस छेड़ दी है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फूड डिलीवरी बॉय सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर ही डिलीवरी कर रहा था। कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने बीच सड़क पर न सिर्फ उसके साथ बदसलूकी की बल्कि उसके कपड़े भी उतरवा दिए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक
डिलीवरी बॉय के कपड़े उतरवा रहे हैं। डिलीवरी बॉय सेंटा क्लॉज के कपड़े पहने हुए थे। डिलीवरी बॉय जोमेटो कंपनी से जुड़ा हुआ है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस शख्स के साथ कुछ लोग किस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं। जिन लोगों ने लड़के के कपड़े उतरवाए हैं उन लोगों का कहना है कि हिंदू त्योहारों पर तुम भगवा के कपड़े क्यों नहीं पहनते हो। बताते चले कि ये मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का है। एक्स पर ये वीडियो पोस्ट किया गया है। इसमें दावा किया जा रहा है जिन लोगों ने लड़के के कपड़े उतरवाए हैं वे लोग हिंदू जागरण मंच से जुड़े हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स जिसका नाम मालूम नहीं है उससे हिंदू तंजीम के कारकुनान सवाल कर रहे हैं। सवाल करने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस की बिक्री भारत में शुरू हो गई है। इस पर भारत की मुस्लिम तंजीमों ने एतराज जताया है। उनका कहना है कि इस किताब में मुसलमानों और प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ बातें लिखी हैं, ऐसे में इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। मुस्लिम तंजीमों ने ऑथर सलमान रुश्दी की मुतनाज़ा किताब द सैटेनिक वर्सेस की हिंदुस्तान में बिक्री शुरू होने की कड़ी मजम्मत की है और मरकजी हुकूमत से इस पर पाबंदी जारी रखने की अपील की है। मुल्क में मुसलमानों के अहम ऑर्गेनाइजेशन जमीयत उलेमा हिंद की उत्तर प्रदेश इकाई के कानूनी सलाहकार मौलाना काउर रशीदी ने रुश्दी की किताब की हिंदुस्तान में फिर से बिक्री शुरू होने पर फिक्र का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी इजहार से किसी के जज्बात मजरू होते हैं तो ये कानूनी जुर्म है। शैतानी आयत तौहीन रिसालत से भरी किताब है। आज़ादी इजहार के नाम पर ऐसी मुतनाज़ा किताब की फरोख्त को किसी भी सूरत हाल कबूल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता, ये आइन की रूह के खिलाफ है। पंचायती राज की वजारत की स्कीम के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे के रोज 58 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम करना शुरू करेंगे। ये मुहिम देही हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने और गांव वालों को उनके घर की जायदाद का हक देने के लिए शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत अब तक 67,419 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर बने गांव वालों के घरों का सर्वे किया जा चुका है और इन सभी घरों के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। भारत के बजट के 3 गुना जमीन की कीमत का अंदाजा लगाया गया है और इस जमीन की कम से कम कीमत 1.37 लाख करोड़ रुपए होती है, जो भारत के बजट का 3 गुना के बराबर है। बताते चलें कि इस स्कीम के तहत देश भर में 3.44 लाख गांवों में 3.17 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो गया है। आबादी और गैर आबादी इलाकों का ड्रोन सर्वे इस स्कीम का पहला राउंड है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि इस स्कीम का मकसद सामाजिक हिफाजत देना और ज़मीनी तनाज़ात को कम करना है। दुनिया के कई हिस्सों में जंग जारी है। इसी बीच एक और जंग की आहट होने लगी है, जिसकी चिंगारी पिछले कई दिनों से भड़क रही है। हम बात कर रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जहां इस वक्त कशीदगी उरूज पर है। बताते चलें कि ये हालात उस वक्त और ज़्यादा बिगड़ गए जब अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत में पाकिस्तान की फौज ने एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ज़्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। लेकिन इस हमले के बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान को खुलेआम वार्निंग दे दी है। तालिबान ने कहा है कि वह इसका बदला ज़रूर लेगा। पाकिस्तान और तालिबान की ओर से आए दिन एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं, लेकिन मंगल के दिन पाकिस्तान ने एक बड़ी एयर स्ट्राइक की। बरमल जिले में हुए इस हमले में कई मकान बर्बाद हुए हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हमदुल्ला फितरन ने भी कहा है कि मरने वालों में ज़्यादातर ख्वातीन और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से ये हमले 4 जगहों पर किए गए हैं, लेकिन अब इन 4 हमलों का जवाब तालिबान 40 हमलों से देगा। तालिबान हुकूमत के दिफा वजारत ने इस हमले को बर्बर बताते हुए कहा कि पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि ये किसी भी मसले का हल नहीं है। मोदी हुकूमत ने नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। कई वजारतों के सेक्रेटरी बदले गए हैं। सीनियर IAS अफसर विनीत जोशी, जिन्हें करीब 1.5 साल पहले चीफ सेक्रेटरी के तौर पर अशांत मणिपुर को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्हें वापस दिल्ली बुलाकर तालीमी वजारत में हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई है।
संजय मूर्ति को नया कंट्रोलर और ऑथर जनरल यानी कि सीएजी बनाए जाने के बाद ये ओहदा खाली था। आईआईटी कानपुर से पढ़े विनीत जोशी मणिपुर कैडर के 92 बैच के आईएएस अफसर हैं। इसके साथ ही मोदी हुकूमत ने 6 और सीनियर आईएएस अफसरान का भी तबादला किया है। इनमें वजारत टेक्सटाइल के सेक्रेटरी रचना शाह को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। शाह केरल कैडर की 91 बैच की अफसर हैं। इस बीच डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के सिक्योरिटी अरुणेश चावला को फाइनेंस डिपार्टमेंट में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सिक्योरिटी बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कैडर के 93 बेंच के आईएएस अफसर अमित अग्रवाल को सीईओ की जगह अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा का सेक्रेटरी बनाया गया है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे संजय अग्रवाल को हाल ही में रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है। नीलम शमी राव को मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ संजय सेठी को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। आईएएस अफसर नीरजा शेखर अब नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की डायरेक्टर जनरल होंगी। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।